नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को EVS से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। EVS के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन से उत्तराखंड राज्य जुड़ा हुआ है। तो देखिए, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को पर्यावरण बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुई थी। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ था 1973 में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसे किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है चींटी, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है मधुमक्खी और ऑप्शन डी है तितली। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केचुआ। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में केचुए दिया है, तो आइए केचुए के बारे में कुछ जानते हैं। इसकी औसत आयु जो है 8 वर्ष होती है और औसत लंबाई इसकी 14 इंच होती है। तो आगे है, देखिए केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा गया है। तो यह भूमि को खोदकर भुरभुरा बनाता है, जिससे भूमि जो है उपजाऊ रहती है या उपजाऊ बनती है, उपजाऊ हो जाती है। देखिए ऑप्शन में तितली दिया है, तो तितली जो है सर्वाधिक आँख वाला अगर जीव पूछे तो वो होता है तितली। तो सर्वाधिक आँख वाला जीव है तितली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। पूछा है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है लोहा। तो समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसके कमी से मनुष्य के शरीर में घेघा रोग होता है, जिससे थायराइड ग्रंथियों में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, आयोडीन। समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ऑप्शन ए है तापमंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मध्य मंडल। देखिए एक पॉइंट आप लोग जानिएगा, मध्य मंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिर करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ऑप्शन देखिए है मृदा का, जल का, शैवाल का और चट्टान का। तो सबसे पहले देखिए मृदा का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन। अगला ऑप्शन देखिए दिया है शैवाल, तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। चट्टान का अध्ययन हो जाएगा पेट्रोलॉजी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, चट्टान का जो है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो चट्टान का ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका देखिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। बाकी गोवा है, ओडिशा है, केरल है, ये जो है समुद्री सीमा बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? पूछा है किस प्रदेश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो देखिए आंसर अगर इसका महाराष्ट्र है तो आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ 2 पॉइंट जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है। पूछा है बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक क्या होता है। ऑप्शन ए है ओस, ऑप्शन बी है पाला, ऑप्शन सी है तुषारपात, ऑप्शन डी है अधिक तापमान। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तुषारपात बसंत काल में फसलों के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 9वां प्रश्न है, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर क्या है? ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है प्राथमिक अपघटक, ऑप्शन सी है पादपों का अंतिम अपघटक और ऑप्शन डी है खाद्य स्तूप का शीर्ष। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खाद्य स्तूप का शीर्ष। मोर क्या हो जाएगा? तो खाद्य स्तूप का शीर्ष हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला 10वां प्रश्न है, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? तो ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड से ताजमहल को अधिक खतरा बना हुआ है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला 11वां प्रश्न है, लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? लाइकेन किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है सहोपकारिता, ऑप्शन बी है सहोभोजिता, ऑप्शन सी है परजीविता और ऑप्शन डी है स्पर्धा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाइकेन जो है सहोपकारिता का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला है 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? पूछा है कौन सी धातु जो है मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीसा। सीसा जो है मनुष्य के शरीर में विषाक्तता उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला 13वां प्रश्न है, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। पूछा है घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है? ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है शाकाहारी तथा मांसाहारी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास के मैदान की खाद्य कड़ी का सर्वोच्च उपभोक्ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। पूछा है पोषक की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं। ऑप्शन ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी है परपोषी, ऑप्शन सी है मृतोपजीवी और ऑप्शन डी है विषम परपोषी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मृतोपजीवी। पोषक की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतकोपजीवी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए है उद्यान, ऑप्शन बी है एक्वेरियम, ऑप्शन सी है खेत और ऑप्शन डी है तालाब। तो मानव द्वारा सबसे छोटा निर्मित जो है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्वेरियम जो है मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है,
16वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है? पूछा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 2008। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की देन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 1972। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। देखिए यहाँ पे पूछ दिया है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी है एग्रोनॉमी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी और ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही है, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 19वां प्रश्न है, विश्व का लगभग कितना भाग जो है मरुस्थलीय है? विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी है आधा। तो विश्व का लगभग 1/3 भाग जो है मरुस्थलीय है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 1/3 मरुस्थलीय भाग है विश्व का लगभग 1/3, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला 20वां प्रश्न है, वन्य अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? पूछा है वन्य अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है लखनऊ में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो वन्य अनुसंधान संस्था जो है देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, देहरादून। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है वर्ष 1990 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1991 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1992 में और ऑप्शन सी है वर्ष 1993 में। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 1993। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? तो कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान जो है चमोली के निकट अवस्थित है? ऑप्शन ए है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है बृहद हिमालयी उद्यान, ऑप्शन जी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है चमोली के निकट जो है स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है रीटर ने, ऑप्शन बी है हैकल ने, ऑप्शन सी है आडम ने और ऑप्शन डी है इनमें से सभी ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रीटर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, रीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? पूछा है सर्वोच्च न्यायालय जो है किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ऑप्शन ए है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है अधीनस्थ न्यायालय और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय का और निरीक्षण कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करेगी? तो अधीनस्थ न्यायालय का। ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए आगे 25वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। पूछा है पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 फरवरी, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 5 जून। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। पूछा है कौन सा प्रश्न जो है पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। ऑप्शन ए है बबूल, ऑप्शन बी है अमलतास, ऑप्शन सी है जटरोपा और ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर है, भारत के किस राजमार्ग में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो भारत की किस राजमार्ग में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो भारत के महाराष्ट्र राजमार्ग में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, किस राज्य में कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है। पूछा है किस राज्य में कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगला है 29 प्रश्न है 29वां नंबर का, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है फूल और ऑप्शन डी है फल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फूल। लौंग एवं केसर पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। देखिए लौंग का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो केरल में लौंग का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। केसर, तो केसर का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इस उद्यान की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में की गई थी। देखिए 1947 ईस्वी में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। फिर जो है 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। वर्तमान में यह उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो का PDF चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम PDF का लिंक दे दिए हैं, वहां से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।